पहला मराठा युद्ध याद है सभी को? अगर याद है तो फिर बढ़िया है। अब तक हम लोगों ने बहुत सारी संधियों की बात की है। कर्नाटक पहला हमने जब पढ़ा था तो सबसे पहले एक्सला सापेल की संधि, फिर पांडिचेरी की संधि, फिर पांडिचेरी, उसके बाद पेरिस, फिर मद्रास। मद्रास से पहले अवध की संधि, इलाहाबाद की संधि की बात हुई थी। और फिर उसके बाद मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम। और फिर अभी तीन संधियों का जिक्र हुआ पहले युद्ध में, सूरत, पुरंदर और सालाबाई। इतनी चीजें याद हैं सभी को? एक बार पिछली क्लासेस को हम रिवाइज कर रहे हैं। ये जो 1775 से 1775 से 1785, इसमें अंग्रेज जो है कई मोर्चे पर लड़ रहे हैं। एक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका अंग्रेजों का उपनिवेश था। अंग्रेजों से लोग इतने नाराज थे कि पुर्तगाल, स्पेन, पश्चिम यूरोप का सारा राष्ट्र मिलकर के अंग्रेजों को घेर रहा है कि भाई इनको घेरो, इनको नुकसान पहुंचाना है। तो ये समझ लो कि अंग्रेज एक ही साथ इस अवधि में 1705 से 1785, 1750, ये जो 10 वर्ष है ये बड़ा खतरनाक था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए। हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में देखेंगे कि कैसे ये यूरोपीय राष्ट्रों से उलझा हुआ है। जब आप किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है मराठा युद्ध के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए बहुत अशुभ घड़ी थी। बहुत जो है नाजुकपूर्ण दौर था। ये संकट, ये नाजुकपूर्ण कैसे था? यहाँ विश्व इतिहास, मॉडर्न इंडिया दोनों की इंफॉर्मेशन साथ साथ चलेगी। ठीक है। अमेरिका वाले संघर्ष में पश्चिमी यूरोप अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था, वो हम आगे भी देखेंगे। दूसरा मसला क्या था कि हमने पढ़ा कि भाई 1775 से 1782 के बीच में हमने क्या बैठा देखा, मराठों से युद्ध हो रहा है। और इसी समय 1780 से 84 में द्वितीय मैसूर युद्ध भी हो गया। निजाम, यानी मराठे, हैदर और निजाम, भारत में तीन अलग अलग मोर्चों पर, अमेरिका में अलग संघर्ष, यूरोप में अलग संघर्ष। तो अंग्रेजों के साम्राज्यवादी इतिहास में इतना संकटपूर्ण दौर बहुत कम आया है। एक साथ कई मोर्चों को यूरोप, अमेरिका, भारत के अलग अलग जो है शत्रुओं से लड़ना बहुत चालाक है। अक्सर कोशिश करते हैं कि लड़ने के पहले के शत्रु को कमजोर कर दें, अलग थलग कर दें। ये उनकी रणनीति होती थी। कभी कभी चूक भी जाते थे वो। ये वो दौर है, इस दौर से भी वो निकल जाएंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को वो मान्यता दे देंगे, समझौता करके वो मामला निपटा देंगे। मराठों से संधि कर लेंगे, भाई बराबरी पर सम्मान किसी तरीके से बचा रहे। और मराठों से पूछेंगे भाई कि ऐसा करते हैं कि हम लोग मिल करके मैसूर से जीतते हैं और बांटते हैं। ठीक है, हम तब भी तैयार हो जाते थे। और इधर टीपू लड़ तो रहा है, बट 84 में जो है अंग्रेज यहाँ भी संधि कर लेंगे। फाइनली सब जगह संधि करके अंग्रेजों ने मैटर को, यहाँ मैंगलोर की संधि, यहाँ सालबाई की संधि, यहाँ भी एक पेरिस की संधि हुई थी 1783 में, और अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई थी। ओवरऑल ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ये टॉपिक भी है जो है हमारा उपनिवेशीकरण। दुनिया के तमाम घटनाओं पे हमें नज़र रखनी होगी। तो ये एक दृष्टिकोण से भी समझना है, बस कुछ भी याद मत रखिएगा। ठीक है, कैसे हुआ है, बस एक समझ विकसित करनी है। और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी लड़ाई लड़ चुकी थी कि उस समय उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो कंपनी ने ऋण मांगा ब्रिटिश सरकार से, कुछ मदद दो। कंपनी के कर्मचारी खूब पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे गलत तरीके से, लेकिन कंपनी के नाम पर उतना फायदा नहीं हो रहा था। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को कंट्रोल करना भी शुरू किया। रेगुलेटिंग एक्ट आया था संविधान के विकास में, आपको उस चीज को पढ़ाऊंगा। तो हर तरीके से कई सारे मुद्दे यहाँ पर चल रहे थे। ठीक है, तो पहला मराठा युद्ध हुआ। अब हम दूसरे मराठा युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1803 से 1805 इसकी अवधि है। अब आपसे कहा जाए कि 1803 तक अंग्रेजों की स्थिति क्या है आपकी नज़र में भारत में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कब्जा ये कर चुके हैं। अवध उनके कंट्रोल में है।
मैसूर को वो पराजित कर चुके हैं। मराठों से बराबरी पर युद्ध समाप्त हुआ था उनका, और कई राज्यों से सहायक संधि की जा चुकी है। निजाम भी जो है हार चुके हैं। ठीक है, वेलेजली आया हुआ है, सबको कंट्रोल, लगभग भारत के सबसे शक्तिशाली वो शक्ति बन चुके हैं। ठीक है। अक्सर कहा जाता है कि वेलेजली जब आया था भारत में, तो भारत की महत्वपूर्ण शक्ति थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वेलेजली जब 1805 में भारत से गया, तो भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन करके गया वो यहाँ से। जब आया था तो कई शक्तियों में एक शक्ति थी, जब वो गया तो सबसे शक्तिशाली बन करके गया 1805 के आसपास। ये सारी लाइन आपकी किताबों में हैं, आप खुद फील करोगे जब आया था तो कहाँ कहाँ कंट्रोल था, और इस 5 वर्षों में उसने ऐसा क्या किया कि इस भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में वह परिवर्तित हो गया। ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, कारण लिख लो जरा आप इसमें। पहला तो एज यूजुअल लिख लो, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। दूसरा लिखो, नेपोलियन के आक्रमण का भय एवं वेलेस्ली की आक्रामक नीति। नेपोलियन के आक्रमण का भय एवं वेलेस्ली की आक्रामक नीति। ठीक है। इस समय खतरा था नेपोलियन का। वेलेस्ली चाहता था कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो सब अंग्रेजों पर, जितने भी मजबूत राज्य हैं, ऐसा ना हो कि फ्रांसीसियों को जो है मौका मिल जाए। मराठों से खतरा था, मराठे शक्तिशाली थे, टीपू सुल्तान तो कमजोर हो चुका था। चलो, टीपू सुल्तान की कहानी इसने समाप्त कर दी, बट मराठे बराबरी पर पहला युद्ध समाप्त हुआ था, और सबसे मजबूत भी मराठे थे। तभी फैसला हुआ नहीं था, तो सबसे बड़ी लड़ाई थी। लड़ने के पहले उसने क्या किया था कि इसको खत्म कर दिया था। निजाम को सहायक संधि करके अपने ऊपर सुरक्षा के लिए निर्भर कर लिया था, यानी कि इसकी सेना भी भंग कर दी थी। जब इनसे लड़ाई हुई दोबारा, वेलेस्ली ने इधर अपने आप को बहुत मजबूत कर चुका है वेलेस्ली। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया, तीसरा पॉइंट लिखें। लिखें, मराठों का आंतरिक संघर्ष। जैसे जहां यहां लिख लें थोड़ा आप, पेशवा पद पर नियंत्रण को लेकर या पेशवा पर प्रभाव को लेकर, पेशवा पर प्रभाव को लेकर सिंधिया एवं होलकर में तनावपूर्ण संबंध थे। सिंधिया एवं होलकर में तनावपूर्ण संबंध थे। सिंधिया एवं होलकर में तनावपूर्ण संबंध थे। सिंधिया एवं होलकर में तनावपूर्ण संबंध थे, तथा पेशवा एवं सिंधिया के बेहतर संबंध। ये सिचुएशन था। इस समय पेशवा है बाजीराव द्वितीय। पेशवा क्या होता था, चौधरी हो गया, उस पर जिसका प्रभाव होगा उसका उसका अधिकार अधिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मामला था, ये चल रहा था। इसी में लिखो आप, इसी लाइन को आगे बढ़ाओ। लिखो, पेशवा के इशारे पर, पेशवा के इशारे पर होलकर शासक के भाई, होलकर शासक के भाई विठूर जी की हत्या करा दी गई। हत्या करा दी गई या कर दी गई, और पेशवा सिंधिया के इशारे पर होलकर के भाई की हत्या कर दी गई। इसी में लिखो, होलकर ने
पेशवा को पराजित कर पूना पर नियंत्रण स्थापित किया। पेशवा को पराजित कर पूना पर नियंत्रण स्थापित किया। नियंत्रण स्थापित किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों से मदद मांगी और 1802 में 1802 में दोनों के मध्य बसीन बसीन या बसई एक जगह है, दोनों के मध्य बसीन की सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर। सहायक संधि का मतलब तो क्लियर है। इसमें पेशवा ने क्या क्या अंग्रेजों को दे दिया? सुरक्षा की जिम्मेवारी, विदेश नीति, संप्रभुता युक्त भूभाग दे दिया, रेजिडेंट रखेंगे वो। ठीक है, तो सारी बातें जो थी, यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं लेंगे। तो देखो, अयोग्यता का प्रमाण है, जो शक्तिशाली था उस समय, उसका जो चौधरी है, जो प्रमुख है, वो अपनी ही सरदार के डर से अंग्रेजों के संरक्षण में चला जाता है। अंग्रेजों को तो बस कागजी कार्रवाई ठीक करनी थी, वो युद्ध के लिए तो हमेशा तैयार रहते थे। तो सहायक संधि हम लोग पहले इसलिए पढ़े हैं कि इसके बाद जितनी भी संधियां होंगी ना, ज्यादातर संधियां जो है सहायक संधि की कैटेगरी में। कोई भी वॉर पढ़ोगे या संधि हुई, इस पे जो है अच्छा अंग्रेजों ने ऐसा किया होगा। प्रत्येक संधि के प्रावधान आपको याद रखने की जरूरत, कॉन्सेप्ट से ही आपकी बात बन जाएगी। जहां भी सहायक संधि आएगी कॉन्सेप्ट लगा लेंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट लिखें आप इसी में, कारण में ही लिखें, मराठा सरदारों ने संधि का विरोध किया और इसी के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो अंग्रेज जीतना चाहते ही थे। वेलेजली वाला बैकग्राउंड हो गया नेपोलियन का। तीसरा, मराठों की आंतरिक परिस्थितियां, यानी हम आपस में लड़ रहे हैं, अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया। अंग्रेजों को पता था कि संधि का जो है विरोध सब करेंगे, उन्होंने तैयारी पूरी कर रखी थी लड़ने की। ठीक है, इसके साथ ही मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपके कारण। लिखो परिणाम। लिखो, युद्ध में मराठों की हार। युद्ध में मराठों की हार। मराठों की हार हुई। लिखो, भोसले एवं सिंधिया को भोसले एवं सिंधिया को 1803 में भोसले एवं सिंधिया को भी 1803 में क्रमशः देवगांव क्रमशः देवगांव तथा सुरजी अर्जन गांव की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। गांव की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। ठीक है,
तो अंग्रेजों ने ना अलग अलग युद्ध किया, सिंधिया को अलग पराजित किया और दूसरे को अलग। इनसे भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर पहले भोसले से करवाया, इन यानी कि इनकी भी विदेश रक्षा सब अपने हाथ में। सिंधिया का राजस्थान का अच्छा खासा प्रभाव था, तो जब सिंधिया ने सरेंडर कर दिया तो उसके अधीन, राजस्थान के अधीन भी जो है अंग्रेजों के अधीन। तो ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। चौधरी साहब तो पहले ही चले गए थे अंग्रेजों के पास वसीम की संधि में, उनके सरदार लड़ रहे थे। जब सिंधिया और भोसले लड़ रहे थे तो होलकर देख रहा था। होलकर भी जानता था कि अंग्रेजों से हमें लड़ना है, क्योंकि सिंधिया अंग्रेजों से लड़ना है, लड़ रहा है। जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता की कमी या राष्ट्रीय चेतना का अभाव, यहाँ तो पारिवारिक एकता की भी कमी थी, क्षेत्रीय एकता की भी कमी थी, है ना। जब सिंधिया पराजित हुआ तब होलकर ने अंग्रेजों को ललकारा, क्योंकि वसीम की संधि का मतलब है कि अब आपके अधिकार खत्म, आपको सारे अधिकार पेशवा से मिलते हैं। पेशवा यदि गिरवी रख देगा अपने अधिकार को तो वो आपकी वैल्यू खत्म हो गई, आज नहीं कल तो अंग्रेजों के द्वारा वो दावा कर दिया जाएगा। इसीलिए इन सरदारों ने अंग्रेजों को चुनौती दी, ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें ये सब भी एग्जाम्पल आ जाते हैं। चलो इसने सरेंडर कर दिया, फिर होलकर ने जो है करता रहा। ये सब शो करता है कि राजनीतिक एकता की कमी, परस्पर संघर्ष, सिराजुद्दौला घसीटी बेगम से लेकर रघुनाथ राव और बाजीराव द्वितीय तक, आपको लगातार मैसूर को छोड़ दो आप तो मैक्सिमम जगह आपको एग्जाम्पल इस तरह के मिल जाएंगे। ठीक है, इसी में लिखो परिणाम में ही। इसके पश्चात होलकर से युद्ध प्रारंभ, होलकर से युद्ध प्रारंभ और 1806 में राजपुर घाट की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त। राजपुर घाट संधि के द्वारा युद्ध समाप्त। अभी होलकर की शक्ति का पूरी तरीके से दमन नहीं हुआ था, लेकिन कमजोर होलकर भी हो गया था। ठीक है, तो द्वितीय मराठा युद्ध के क्रम में वसीम, बसीन, देवगांव, सुरजी अर्जन गांव और ये राजपुर घाट, चार संधियां हुई। ठीक है, BDSR ये हो गया आपका जो है बसीन, देवगांव, सुरजी अर्जन गांव और राजपुर घाट। ठीक है, अब ये तो हमने घटनाक्रम बता दिया परिणाम के रूप में। सबने सहायक संधि कर ली है। यदि आपको ये कहा जाए कि भाई द्वितीय मराठा मराठा युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो आपको सहायक संधि का तो परिणाम आपको पता ही है। या राजनीतिक आर्थिक परिणाम लिखते कैसे हैं, वो दोनों एंगल हमने बता रखा है। अब इसका परिणाम क्या होगा राजनीतिक तौर पे, मराठों ने अपनी प्रभुता को गिरवी रख दी, सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेजों पर, जिससे आंतरिक रूप से खोखलापन हो गया। एक भूभाग, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है सहायक संधि लिखा हो तो वही परिणाम यूज हो जाता है। मैं हर टॉपिक के साथ आपको बताता हूँ कि जहाँ चीज़ें बदल रही हैं वहाँ थोड़ा विस्तार मैं भी कर दे रहा हूँ। द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध। मेरा जो अनुभव कहता है कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इक्के दुक्के के कारण परिणाम बताओ। हम फिर भी संभावनाओं को लेकर चल रहे हैं कि इतना आपकी कॉपी में लिखा रहेगा कॉन्सेप्ट फैक्ट कि आप उसको प्रेजेंट कर ले जाओगे, क्योंकि ऐसे सवाल यूपीएससी नहीं पूछती है इतने फैक्चुअल होकर के। जीएससी स्टूडेंट को मेंस में वो जनरल पूछेगी, भाई राजनीतिक एकता की कमी किस प्रकार भारतीयों की हार का कारण बना। तो आपके सामने ना बड़ा जो है बंगाल का एग्जाम्पल है, मराठों का एग्जाम्पल है, कर्नाटक का एग्जाम्पल है, मैसूर का एग्जाम्पल है। तो आपके पास उदाहरण बहुत सारे हैं। तो यूपी से ना ऐसे जनरल सवाल पूछती है जहाँ कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट कर पाए, कुछ भी पता हो तो ठीक से प्रेजेंट कर पाए और ठीक से प्रेजेंट कर पाए। पूछने का तरीका इतना सिंपल नहीं रहेगा, वो 4-5 लाइन में कहानियों को सुना करके वो
इसे आपको लगेगा कि कुछ गंभीर सवाल पूछा गया है। उसको जब निचोड़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये पूछा जा रहा है इसमें। इतना सरल सा तो नहीं पूछती है वो। गॉट इट? तो यहाँ नोट करके लिखो। लिखो, द्वितीय मराठा युद्ध के परिणाम के संदर्भ में सहायक संधि के परिणाम को कॉन्सेप्ट के तौर पर यूज करना है। सहायक संधि के परिणाम को उस पर सेट करके आप सारे परिणाम को प्रेजेंट करिएगा। इसको यूज करना है, ये याद दिलाने के लिए लिखवा दिया हमने आपको, ऐसा ना हो कि भूल जाए, ठीक है ना। कॉपी में लिखी गई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। अब हम लोग अभी देखो, मराठों ने कमजोर कर दिया अंग्रेजों को। वेलेजली चाहता तो पूरी तरीके से कब्जा कर सकता था सिंधिया, और उस पर सहायक संधि की जरूरत नहीं थी। एक तो वेलेजली पे भी प्रेशर पड़ रहा था यूरोप से, भाई लगातार युद्ध में खर्चे बढ़ जाते हैं ब्रिटेन से। दूसरा, थोड़ी शांति थी यूरोप में, नेपोलियन थोड़ा शांत हुआ पड़ा हुआ था, तो लगातार लड़ना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कंपनी वगैरह पे दबाव बढ़ जाता है कि भाई बंद करो युद्ध। ठीक है, तो प्लस पहले वाली नीति तो थी ही इनकी कि भाई पराठे पहले वाले युद्ध में शक्तिशाली हैं, स्वाभिमानी भी हैं, यदि हम करेंगे तो पब्लिक भी विरोध कर सकती है। शासकों का वो सारे रीजन यहाँ भी यूज होगा। तो सहायक संधि बकरे को खिला पिला करके और कमजोर कर दो। जब पूरी तरीके से हलाल किया जाए तो आवाज ना हो। तो कमजोर किया गया, और कमजोर करना। जो स्टेटमेंट मैंने उस समय यूज किया था, बताया था कि देखो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी थी उनकी कि भाई ऐसा ना हो कि भाई बहुत जबरदस्त विरोध हो, क्योंकि महाराष्ट्र का जो इलाका है ना, वहाँ जो मेन मराठा थे, भौगोलिक रूप से ऐसा है कि वहाँ बहुत प्राकृतिक दुर्ग बने हुए हैं, तो चुनौती मिल सकती थी और लंबी लड़ाई चल सकती थी। ठीक है, तो द्वितीय मराठा युद्ध हो गया आपका। इसके बाद थोड़ा समय कटता रहा, अभी नेपोलियन ने फिर 1806 में एक वॉर शुरू कर दिया ब्रिटेन को यूरोप में घेरने के लिए। बोला नेपोलियन का किसी भी देश के साथ आयात निर्यात नहीं होगा। तो 6 से लेकर के 15 तक नेपोलियन और यूरोप में पूरा वॉर ही चलता रहा, तो ब्रिटेन भी पूरी तरीके से वहीं फंसा रहा। फाइनली 1813 और 15 में जब नेपोलियन को पराजित किया गया, तो यूरोप ने फिर जो है राहत की सांस ली। जब नेपोलियन पराजित हुआ तो यूरोपीय राष्ट्र इतने थक गए थे उसके युद्धों से और लोकतंत्र राष्ट्रवाद के आंदोलन से, सब आंतरिक समस्याओं में उलझ गए। और नेपोलियन की जितनी भी लड़ाई हुई थी वो ब्रिटेन की धरती पर नहीं हुई थी। ब्रिटेन पहुंच ही नहीं पाता था वो। बड़ी कोशिश करता था, ख्वाब देखता था एक बार इंग्लिश चैनल पार कर लूँ मैं, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो इंग्लिश चैनल है, बट कर नहीं पाया वो कभी भी। तो ब्रिटेन लड़ने के बावजूद भी उसकी अपनी सरकार स्टेबल रही। तो फिर बाकी यूरोप अपने पुनर्निर्माण में लग जाएगा और ब्रिटेन फिर धीरे धीरे भारत में विस्तार। तो अगले 40-50 वर्षों तक तो कोई यूरोप से मदद करने भी नहीं आएगा भारत। नेपोलियन ने इतना थका दिया। तो इसके बाद तृतीय मराठा युद्ध होगा, किसी से कोई मदद नहीं। सिंध को जीता जाएगा, पंजाब को जीता जाएगा, थोड़ी बहुत पंजाब के समय मदद मिलेगी, ठीक है, तब तक चीज़ें थोड़ी बिल्डअप हो जाएंगी यूरोप में। तो यूरोपियन डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ भी डेवलपमेंट जो है। अब आप लिखो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध।